आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, एज इट इज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भैया आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ ईयरली के मैथ्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको हाफ ईयरली के और भी सब्जेक्ट के देखने हैं, जैसे कि इंग्लिश का आपको पेपर देखना है और मैथ्स का पूरा रिविजन करना है, तो आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इनका फुल रिविजन कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे नए सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे तो आपको वहां पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसी के साथ में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के एग्जाम किस किस के हैं और कब हैं। और चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोगों को लाइक कर देना, इस अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपके उस दोस्त का भी भला हो जाए जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है हमारे पास में रियल नंबर से एक क्वेश्चन आता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो, या फिर कोई भी एक नंबर गिवन होता है कि उसको आप इरेशनल प्रूफ कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको देखो, मैं एक बार √5 इज इरेशनल नंबर की इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे कि इसका उल्टा एज्यूम करोगे कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्री दैट √5 इज रैशनल। कि आपको कहा गया कि रैशनल प्रूफ करो, तो आप सबसे पहले क्या मान रहे हो कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एंड वी कैन फाइंड द इंटीजर p एंड q को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि हम लोग जो रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वो हमने लिखा। एंड फिर इसके बाद में यहां पर ये जो p और q होते हैं, ये होते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो, ये स्टेप्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, एज इट इज लैंग्वेज आपको यहां से कॉपी करनी और एग्जाम के अंदर पेस्ट करके आनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम दोनों को इनको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में बनेगा 5 इज इक्वल टू p² और q², ठीक है। अब ये हो गया, तो यहां पर हम बोल देंगे कि q² इज इक्वल टू p² अपॉन में 5, और p² से जब ये डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया, 5 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। जब 5 इसका फैक्टर हो गया तो हम ये लाइन लिखेंगे कि p डिवाइड्स 5, इट मींस दैट द 5 इज अ फैक्टर ऑफ अ p, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगर इसका फैक्टर है 5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p को 5r लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5r हमने जब लिखा तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी कि 5 इज इक्वल टू p² और q², अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं 5r², ठीक है। अब जब हमने ये लिखा तो यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे आपके पास में जो इक्वेशन इस बार फॉर्म होगी वो होगी q² इज इक्वल टू 5 ऑफ r², और अब की बार 5 इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि 5 इसका भी फैक्टर है। अब ये हो गया, तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 5। अब जब ये कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या होगा, अगर ये कॉमन फैक्टर हो गया, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि p एंड q एक कोप्राइम नंबर है। तो इसीलिए बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट p and q have no common factors, so our assumption is wrong and it is in the irrational number। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। अब इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और आता है जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो ये है हमारे पास में कि HCF ऑफ एनी टू नंबर इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये MCQ के अंदर आ सकता है, तो ध्यान में रखना कि अगर आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो आप उनका प्रोडक्ट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। और उसी के साथ में हम लोग जो HCF है इसको यूज में लेते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए। जैसे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगी, अगर वर्ड प्रॉब्लम के बहुत रेयर चांसेस है, अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर निकालो कि हम इसे अरेंज कर सकते हैं। वो एनसीईआरटी का एग्जांपल वाला क्वेश्चन है कि वो काजू कतली को कितनी मिनिमम लेयर्स में अरेंज कर सकती है, उसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एचसीएफ मैक्सिमम के लिए होता है और एलसीएम जो होता है ये होता है हमारा मिनिमम के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में अगले चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाली इक्वेशन। ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ऑफ यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन दो ही बनते हैं, इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये क्या होता है, होता है माइनस ऑफ बी बाय ए होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाय ए। ये दो चीजें और ये इक्वेशन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान
ध्यान में रखना कि अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो कि कहीं यार सम और प्रोडक्ट वाला तो नहीं है, और इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछले 4 सालों के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा नहीं आएगा, वैल्यू ये नहीं आएगी लेकिन वैल्यू दूसरी आ सकती है। और इसमें कहा गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके कि आपको रूट दे दिया गया 3 प्लस रूट 2, और दूसरा जो रूट है वो है यहां पर 3 माइनस रूट 2। अब वैल्यू ये नहीं दी जाएगी, कुछ और दे दिया जाएगा और कुछ और कंडीशन दे दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, यहां पर वो वाली इक्वेशन को काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू यहां पर एक्स और प्लस ऑफ यहां पर हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये इक्वेशन आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू, और यहां पर आ जाएगी हमारे पास में प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और एक बात याद रखना कि एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपसे मान लो कि इक्वेशन देकर के आपसे सम ऑफ फ्रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी पूछ सकता है, तो इसलिए प्रिपेयर रहना है आपको। है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये डेफिनेटली आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि भैया क्या पढ़ूं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो एक काम करना, नेचर ऑफ फ्रूट्स को पढ़ करके चले जाना, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ फ्रूट्स को आपको पढ़ना है। और इसके लिए तीनों कंडीशन याद रखो। सबसे पहले कंडीशन की अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो उसके लिए डी इज ग्रेटर देन 0, जिसके केस के अंदर क्या होता है कि रियल एंड इक्वल होता है। फिर सेकंड के अंदर डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, और ऊपर वाली के अंदर अनइक्वल होता है। मैं लिख देता हूं कि अनइक्वल इसके अंदर होते हैं। अब d इक्वल टू 0 ये वाली जो कंडीशन है, इसका जो रूट होता है ये भी याद रख लो कि रूट अगर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा से याद रखना कि यहां पे होता है रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय 2a होता है इसका रूट। और फिर जो थर्ड कंडीशन आती है वो आती है कि d इज लेस देन 0, जिसके अंदर की नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से ही आने वाला है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़ा ही सिंपल सा है। जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताओ कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसके अंदर सिंपल सा तो दिया हुआ है कि k की वैल्यू निकालनी, इक्वल रूट है तो d इक्वल टू 0 करोगे, b और ac की वैल्यू निकालोगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यार, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहां से क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक तो nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना कि a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास में nth टर्म का फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। और जो दूसरा है, जो कि आपके पास में केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थमेटिक से जो आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे Sn, जो कि हम बोलेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या हो जाएगा n बाय 2, और यहां पे हो जाता है 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ये 2 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं पूछा गया है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ द 19th टर्म ऑफ ए एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, कि आप ये बोल रहे हो कि a19 जो है वो क्या है, 6 टाइम, मतलब कि क्या 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ a6। ठीक है, ये आपके पास में पहली कंडीशन गिवन है, ऐसी कंडीशन आएगी। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है आपको कि a9 जो है उसकी वैल्यू है 19, और आप यहां पर इसको सॉल्व करके बताओ कि ये AP क्या होगी। तो आपके पास में 2 इक्वेशन फॉर्म होने वाली। तो अब ये कैसे फॉर्म होंगी, हम लोग a9 के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे a प्लस ऑफ 8d इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये यहां पर मैं लिख देता हूं 8d इज इक्वल टू 19, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इसके अंदर आप इसको सॉल्व करो, एक तरफ लिखो a प्लस ऑफ यहां पर 18d और इज इक्वल टू आप ये 3 इंटू a प्लस ऑफ यहां पर 5d लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में यार क्या हो रहा है, ये एक बार अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूं, चलो ठीक है। तो यहां पर ही आ जाएगा a प्लस ऑफ 18d और इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा 15d। ठीक है, अब यहां से आपके पास में a और d के बीच में रिलेशन मिलेगा, जो कि हम क्या कह सकते हैं कि इधर ले जाते हैं इन सभी को। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आओ, यहां पर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3d इज इक्वल टू यहां पर बचेगा 2a। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 3d इज इक्वल टू 2a बाय, मतलब 3d बाय 2 हो जाएगा यार, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, ये आ गया 3d बाय 2। अब जो हमें कंडीशन गिवन थी कि a9
लाइन है 19, तो वो वाली कंडीशन के अंदर हम लोग लगा देते हैं कि a प्लस ऑफ 8d इज इक्वल टू कितना है, वो है 19, और अभी अभी हमने a की वैल्यू निकाली थी, वो थी 3d/2, तो ये हो गया 3d/2 प्लस ऑफ यहां पर 8d इज इक्वल टू 19, और इसको सॉल्व करो और d की वैल्यू आ जाएगी। जब d की वैल्यू आ गई तो इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर डाल दो, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसके बाद में ap को लिख सकते हो, सबसे पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी टर्म a प्लस d हो जाएगी, तीसरी टर्म a प्लस 2d होने वाली है। इससे यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर ध्यान रखना कि आपको दो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। एक तो है सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर नॉर्मल सा बेसिक सा एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट का पी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर होता है y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है पी क्यू। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि हमारे एक लाइन सेगमेंट होगा, जैसे कि ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट होगा और इसको कोई भी एक पॉइंट पी है वो m/n के अंदर स्प्लिट कर देगा। तो आपको निकालना होगा कि क्या होने वाला है इसका। तो आप यहां पर p ऑफ x लिखेंगे, जो कि हम लिखेंगे m2 इंटू x1। याद रखना कि m2 इंटू x1 करते मतलब कि m1 और m2 ही बोल देते यार, क्योंकि तुम्हें उसी से याद है, तो m1 m2 हम बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, m2 के साथ में x1 वाला कोऑर्डिनेट होगा और उसी के साथ में m1 के साथ में क्या होगा, x2 वाला कोऑर्डिनेट होगा, डिवाइड बाय में m1 प्लस ऑफ m2 होने वाला है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही सिंपल है। केस बेस्ड इससे कई बार आ जाते हैं, केस बेस्ड के अंदर सिंपल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, दो पॉइंट के बीच में उनकी डिस्टेंस निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपके पास में क्या है, ए और बी कोई दो पॉइंट है। ठीक है, ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट है और इनके बीच में कोई भी एक क्या है, ये है एक पी पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कि भैया जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस इसकी यहां से है। तो आपको पूछा गया है कि आपको की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सारी टर्म्स आपको के में गिवन है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 3, k और यहां पर बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है k, 5 इसके कोऑर्डिनेट है। और फिर इसके बाद में जो p है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका है k -1, 2। ठीक है, तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि भैया अभी अभी इसने कहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये होता है कि PA इज इक्वल टू हो जाएगा PB। क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा। तो यहां पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट ये रहेगा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो है लेकिन उसको अंडर रूट नहीं करना। क्यों, क्योंकि हम लोग इसके अंदर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर सकते दोनों तरफ। तो हम लोग सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर फॉर्म होगी। क्या होगी, इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसके आपको सॉल्व करना है, वहां से आपके पास में k की वैल्यू आने वाली है और इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास में k = 1 और k = 5 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको कहा गया है कि जैसे कि A और यहां पर B है, ठीक है, दो हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर P भी है और Q भी है, कि मतलब कि इनको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करें कि ये हिस्सा भी बराबर है, ये हिस्सा भी बराबर है और ये हिस्सा भी बराबर है। तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होने वाले। आपको A और B के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2 और आपको दिया हुआ यहां पर -7, 4 आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आप इसको कैसे करें, तो देखो मैं आपको इसको लॉजिक बता देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P को कंसीडर करें तो ये कितना पार्ट है, ये है इसका एक पार्ट और यहां पर इसके कितने पार्ट है, यहां पर इसके दो पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये इसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर। क्या कर रहा है, ये इसको 1:2 के अंदर कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि P का एक कोऑर्डिनेट मान लेंगे और वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे दूसरे के अंदर, जैसे कि Q है तो Q के लिए भी हम लोग मान लेंगे कि Q के लिए ये वाला जो डिस्टेंस ही हो जाएगा 2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। मतलब कि Q जो है वो 2:1 के अंदर इसको डिवाइड करा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फिर से समझ लो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट था, उसके अंदर दो पॉइंट थे, वो उसको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और अब आपको कहा है कि P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, हम बोलेंगे कि AP एक पार्ट हो गया और फिर उसके बाद में
में पी भी जो है वो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो पी पॉइंट है उसको 1:2 के अंदर स्प्लिट कर रहा है, तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे पी के कोऑर्डिनेट। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि दो हिस्से इधर वाले हैं और फिर उसके बाद में क्यू की तरफ एक हिस्सा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2:1 के अंदर। सिंपल है, अच्छे से समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो कि है भैया सर्कल। सर्कल का अगर तुमने ना अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी और कोई भी क्वेश्चन मत करो, एनसीईआरटी के एक बार क्वेश्चन सारे के सारे देख करके चला जाओ, एटलीस्ट एग्जाम्पल तो देख लो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सर्कल से जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा टेंजेंट और जो रेडियस है। टेंजेंट एंड रेडियस के अंदर जो रिलेशन है ना कि ये परपेंडिकुलर होती है, यही आता है भैया कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। चाहे तुम एमसीक्यू में देख लेना यही मिलेगा, 3 मार्क्स में देख लेना यही मिलेगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जैसे कि अब ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि हमारी जो टीपी टेंजेंट है और ये जो ओटी रेडियस है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इसको लेकर के हमने इसको प्रूव करा है। तो सर्कल वाले के अंदर अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन, तो एटलीस्ट ये थ्योरम लिख देना कि हम लोग इस थ्योरम को यूज में लेंगे, और ये बता देना कि ओटी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है कि रेडियस और जो टेंजेंट होता है इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भैया देखो ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना दी है जिसके अंदर कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करा है, 10 मिनट की वीडियो जाकर के देख लेना। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया इससे, अगर मैं इससे क्वेश्चन की बात करूं तो अगर एमसीक्यू के अंदर हम लोग देखें कि एमसीक्यू में इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर इसके अंदर आपको जैसे कि वैल्यू दे दी जाएगी कि साइन ऑफ थीटा जो है वो है 3/4 या फिर कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी। उसमें पूछ लिया जाएगा कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कि क्या होगी, या फिर बोल देगा कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या होगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि 3 cot ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, तो आप यहां से निकालोगे कॉट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और फिर इसके बाद में यहां से कॉट की वैल्यू आ गई तो यहां से आप कोस की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो, टेन की वैल्यू निकालो और इन सभी को पुट करो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं जिसके अंदर कि आपको एक वैल्यू नोन होती है और फिर उसके बाद में आपको दूसरा यहां पर सॉल्व करना होता है, तो ये याद रखें। तो इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने बार बार पूछे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जैसे कि अब देखो इसके अंदर कहा गया है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू है आपके पास में √3। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि tan में आएगा, ये आ सकता है साइन के अंदर, ये आता है कॉस के अंदर, या फिर ये आ सकता है सेक के अंदर, किसी के अंदर भी आ सकता है। तो आपको जब कभी भी ऐसी वैल्यू हो जैसे कि √3 है, √3 के लिए आप जानते हो कि भैया ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास में tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 30 डिग्री मतलब कि ये √3 होने के लिए a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 60 डिग्री। तो यहां से आपके पास में एक इक्वेशन फॉर्म होगी। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले के अंदर दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है वो है 1/√3। तो यहां से आप बोलेंगे कि a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री, और यहां से आप a एंड b की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर के अंदर आएगा। तो ध्यान देना कि अगर आपको कोई भी एक रेशियो गिवन है उसके लिए आप नॉन जानते हो कि जैसे कि साइन के लिए 1/√2 है तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री है, और जैसे कि कॉस के लिए आ जाता है cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री के लिए √3/2 है। तो आपको दिमाग में इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए कि यार ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, और फिर उसको लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि भैया देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होता है ना तो वो सबसे पहला काम करता है कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा। तो यहां पे देखो डिप्रेशन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना जिसके अंदर कि ऐसे लाइट हाउस है, ये तो वो वाला ये कि लाइट हाउस है, एक बोट इधर है एक बोट इधर है, इसका एंगल कुछ दिया होगा 45 डिग्री दिया होगा, इसका 60 डिग्री दिया होगा, और फिर उसके बाद में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जिनके अंदर कि आपको सिंपल सा अगर नहीं आ रहा है आपको तो सिंपल सा आप इसके अंदर 10 लगाने की कोशिश कर लेना, tan थीटा लगा देना बस, क्योंकि देखो 45 डिग्री ये है, ये भी 45 डिग्री होगा, और फिर उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा और टफ बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, आई थिंक कि नंबर 5 से लेकर के और जो उस पेज तक के क्वेश्चन है ना लास्ट वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लो, जाओ करके देखो कि वो क्वेश्चंस को
कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो जब तक आप वो क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार इससे तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान से क्वेश्चन आएंगे। में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके अंदर आपके पास में है कि द सम ऑफ द टू एरियाज ऑफ अ टू स्क्वायर, कि आपके पास में दो स्क्वायर गिवन है। जैसे कि मान लो कि एक हम लोग बना लेते बड़े वाला स्क्वायर और इसकी साइड को बोल देते, इसकी साइड है वो है x, और एक हम लोग बना लेते छोटा स्क्वायर, ये शायद क्यूब बन गया लेकिन स्क्वायर ये, ठीक है। अब ये हो गया एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर, और इसका हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ इट्स एरिया हमें दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लार्ज स्क्वायर है, क्या है, लार्ज स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स हो गया। और फिर इसके बाद में स्मॉल वाला है, स्मॉल स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉल स्क्वायर को बोल देंगे, उसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद में इनका टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जो टोटल है वो दिया हुआ है हमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर इज 16 सेंटीमीटर, कि आप इसका पैरामीटर निकालो और इसका पैरामीटर निकालो और इनका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी वैल्यूज रखेंगे। तो वैल्यूज जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप इसके अंदर लिखोगे पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4x, और दूसरे वाले का हो जाएगा वो हो जाएगा 4y। तो इनके अंदर कहा गया है कि देखो अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग बड़ा कंसीडर कर रहे हैं और y की वैल्यू छोटी है, इसलिए क्या करेंगे 4x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से x और y का रिलेशन निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वही कर रहे हैं, वही करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्यों किया, क्योंकि ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 हो गया। देखो मैं इतनी छोटी बातें बता रहा हूँ यार, तुम तो समझदार हो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस ओ 4, जो कि है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करो, तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं, हाँ ठीक है, तो वैल्यू हमारी इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे जब आप इसने वैल्यू पुट करी y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 8y प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 8y, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 384, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है इसमें से सभी में से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 192। तो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 192 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 4y है, 4y को आप लिख देंगे कि 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16y माइनस ऑफ 12y, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आएगी, वैल्यू बता देता हूँ यार, ये तो बस आपको कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 12 और एक आएगी माइनस ऑफ 16। ये आपको ध्यान से याद रखना है। बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जो कि हमारी टर्म है 20, 192, 183 और 70 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो यार ये ना थोड़ी गलती हो गई है, ये सीरीज नहीं है, मैं सॉरी उसके लिए कि यहाँ पर ये जो सीरीज है ये मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या है वो मैं आपको देख करके बता देता हूँ, 20 और फिर इसके बाद में 77/4, फिर इसके बाद में 73/4 और फिर इसके बाद में 71/4, ये सीरीज है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट जो है वो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब कि आपको कहना चाह रहे हैं कि ए एन की वैल्यू लेस देन कब रहेगी 0 से, ठीक है। ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर टी, मतलब कि 20, और डी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे 77/4 माइनस ऑफ 20, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको सिंपल सा वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो ए एन के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस ऑफ n माइनस 1
इंटू डी इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको आगे लिखेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा n-1 और d की वैल्यू है वो है -3/4 और इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे n-1 इज -3/4 और ये यहाँ पर है लेस देन -20, ठीक है। तो अब जब ये होता है ना तो इसके अंदर साइन चेंज होता है। जब कभी भी आप ये ध्यान में रखना, ये इसके अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होगा ना तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो साइन हो जाएगा, ये जो साइन है ये लेस देन का ये हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो -1/3 और ये हो जाएगा 3/4 और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 20, ठीक है। ये आपको अब इसमें सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में किया तो यहाँ पर है n-1 इंटू यहाँ पर है 3/4 और इसके बाद में है ग्रेटर देन यहाँ पर कितना है वो है 20, ठीक है। आप इसको लिखेंगे n-1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 80 और यहाँ से आ जाएगा n-1 और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 80/3 और यहाँ से जब हम करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 80/3 और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास में 27.5 की n की जो वैल्यू है 27.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया 27.5 से बड़े होने का मतलब क्या है? 27.5 से बड़े होने का मतलब है कि अगला नंबर क्या आएगा, वो आएगा 28। तो n इज इक्वल टू 28th वाली जो टर्म है 28th वाली, ये होगी हमारे पास में एक नेगेटिव टर्म। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझ गए। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18, की जिसकी फोर्थ टर्म 18 है एंड द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया कि A4 की वैल्यू आपके पास में है 18 और आपको कहा गया है कि डिफरेंस जो है किसका किसका, A15 का और A9 का, वो कितना है, वो है आपके पास में 30। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है और इनसे आपको सॉल्व करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे A प्लस ऑफ 3D इज इक्वल टू हो गया 18 और फिर इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये क्योंकि हमें पता नहीं है तो ये होगी। अब इससे सॉल्व करते क्योंकि इसमें A से कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 14D और माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ यहाँ पे 8D इज इक्वल टू हो गया 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा A प्लस ऑफ 14D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू 30 हो गया। A से A कैंसिल आउट हो गया। देन फिर इसके बाद में आ जाएगा 14D माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू हो गया 30 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6D इज इक्वल टू 30 और D की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो आएगी 5, ठीक है। अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 3। तो अब आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो, A1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, A2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 + 5 8 और A3 कितना हो जाएगा, ये आप लोग बताओ कि भैया क्या होगा जल्दी से यार। ये तो मैंने लिख भी दिया, अब इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके लिए जो यूजफुल ट्रिक है वो ये है P B और P और फिर इसके बाद में आता है HHB। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब ये ट्रिक काम क्या आती है, जैसे कि अगर आपको साइन थीटा को याद रखना है P/H होता है तो ये यहाँ से हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू और अगले कॉलम में जो वैल्यू है वो होती है कॉस थीटा की और लास्ट वाला जो ये है P/B ये होता है टेन थीटा का। और फिर इसके बाद में नीचे से अगर आप देखोगे जैसे कि B/P कर दोगे तो इसको हम लोग बोल देंगे, वो बोल देंगे कॉट थीटा और फिर ये जो हो जाती है ये हो जाती है H/B, ये हो जाता है सेक थीटा और ये जो H/P होता है ये हो जाता है हमारे पास में कॉस सेक थीटा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी, ये वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके अंदर हमसे कहा गया है कि आपको वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है और आपसे कहा गया कि 3 cos थीटा माइनस ऑफ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे भैया, प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, वो है 1/2, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √3/2 और यहाँ पर आप इसको सिंपल सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू ये यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा √3/2 का
क्यूब और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय में 8 इज इक्वल टू 0 और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता कि आपको है ना कॉस क्यूब दिया हुआ है तो आप बोलते कि भैया ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सिंपल सा उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसको सॉल्व करना था। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा जो है उनकी वैल्यू है वो है पी, और आपसे बोला गया कि साइन थीटा को प्रूव करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा नहीं गया पूरा, तो ये है इसका क्वेश्चन, आपको ये प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे भैया? सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि RHS को ले लो भैया, क्या करो RHS जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको प्रूव कर देंगे कि LHS होगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर यही करना है, जिसके अंदर की वेरिएबल हो वो आपको करना है। और गिवन क्या है हमारे पास में RHS में गिवन है पी स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय में पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब आप इसको लिखो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। क्या है? पी की वैल्यू है वो है सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, तो यही लिख देंगे सेक थीटा प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये जब आप इसको स्क्वायर को सॉल्व करो, ठीक है, इसके स्क्वायर को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ऑफ यहाँ पर होता है ना 2ab, वो वाला फॉर्मूला है सेक थीटा इंटू यहाँ पर हम लोग कर देंगे टेन थीटा और यहाँ पर इज माइनस 1 है, सॉरी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने माइनस ऑफ 1, और यही एग्जैक्टली यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, ये प्लस 1 है और माइनस 1 है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, आइडेंटिटी इसकी क्या है वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है और मतलब कि ये आइडेंटिटी ही है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें, सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख ले और माइनस 1 को 10 के पास में भेज दें तो ये इक्वेशन बन रही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला सेक स्क्वायर थीटा लिया और ये वाला माइनस 1 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो, यहाँ पर ये जब हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 से, और यहाँ पर प्लस ऑफ में है ये है 2 सेक थीटा और इनटू ये है टेन थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा, और डिवाइड बाय में यहाँ पर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन तो ऊपर वाली, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो कि टेन स्क्वायर थीटा और उसके साथ में प्लस 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा, ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर फिर से एक सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि एक टेन स्क्वायर ये था और एक सेक स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो वो टेन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस ऑफ 2 इंटू सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, फील ले रहे हो यार, फील तो इसमें तो समझना ही नहीं है कुछ भी। अब इसके बाद में ये 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें ये करेंगे कि ऊपर से आप क्या लेंगे, ऊपर से आप लेंगे टेन 2 थीटा, मतलब कि 2 टेन थीटा आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, वो बचेगा सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर बच जाएगा एक टेन थीटा। ठीक है, और यही जब आप नीचे लेंगे तो नीचे भी आपके पास में बच जाएगा 2 सेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और ये इससे वैल्यू ऊपर वाली से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी तो हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय में हो जाएगा सेक थीटा और इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, और इससे इसकी वैल्यू कट गई तो आ गया साइन थीटा। ये हमने कर दिया प्रूफ, तो ये हो गया। अभी देखो ये सब तो वो क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी। अब कुछ एक दो टॉपिक बता देता हूं जो कि अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो अभी तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने। तो सबसे पहले तो जाकर के जो आपके पास में मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, और यहां पर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, और फिर उसके बाद में आपको जो सेकंड काम करना है वो करना है जितने भी सरफेस एरिया के क्वेश्चंस है, मतलब कि सरफेस एरिया के जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैं सुबह रिवाइज करवाऊंगा लास्ट मिनट रिवीजन में, लेकिन आप एक बार उनको रिवाइज करो। और उसके अंदर वो जो क्वेश्चन है जैसे कि वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है ना, कि इसकी हम लोग वॉल्यूम उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसको हम लोग छोटी छोटी बोल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ बोल्स होंगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक जो हमारी शेप है वो थी सिलेंडर की, उसके अंदर हमने पानी भर रखा
रखा है उसको अब हम लोग करना चाहते हैं, कोन के अंदर खाली करना चाहते हैं, तो कोन की आपको हाइट निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी से आता है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के अंदर आपको जो याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, कि एक सेक्टर है तो उसके अंदर अगर थीटा है तो उसका एरिया क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। और जो ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर 2-3 थ्योरम है जो कि आपको देखनी है, उसके अंदर वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सुबह, तुमसे सुबह तैयार रहना, सुबह तुम्हें मिलेगी वो लास्ट मिनट रिवीजन वाली वीडियो जिससे कि तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।